नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना जो अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, बहुत कम संसाधनों में भी हमें आज़ादी प्राप्त हुए 75 वर्ष हुए, इतने कम समय में भारतीय सेना ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी की है और आज जिस प्रकार से इतनी कठिन चुनौतियों में भारतीय सेना कार्य कर रही है, तो आज इस पर हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं और हमारी जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में, हमारी भू राजनीति के संदर्भ में भारतीय सेना आगे किन खतरों से निपटने वाली है, कौन कौन से चैलेंजेज हैं और क्या हमारी भारतीय सेना उसके लिए तैयार है। सबसे पहले एक भू राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहिए। यह हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा एक प्रेरक वाक्य है कि जहां भी आप शांति चाहते हो तो आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें। अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे तो शांति कभी नहीं आ सकती। तो भारतीय सेना की आज जो भूमिका है वह केवल डिटरेंस के लिए, केवल भयादोहन के लिए नहीं है, बल्कि आज पूरे दुनिया में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में क्या चेंजेज आ रहे हैं और हमारी भारतीय सेना कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में, चाहे हमारी नौसेना हो, हमारी वायुसेना हो, हमारी थल सेना हो, किस प्रकार से वो कार्य कर रही है और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विषय है आज एक ध्रुवीय विश्व के जो खतरे हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड है, किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का लगातार विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अभी आपने हाल ही में यूक्रेन का संकट देखा कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच ये महत्वपूर्ण स्थिति आई। दूसरा भी हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका कैसे इस पूरे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है, अमेरिकी जो थिंक टैंक है वो मानता है कि आने वाले समय में उसे जो चुनौती मिलेगी वह एशिया से मिलेगी। लंबे समय तक पूरी दुनिया में कोल्ड वार चला, सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका, कैसे उसने नाटो के नेतृत्व में लगातार उसका जवाब दिया। लेकिन 1989 से 1991 के बीच, 1989 टू 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन हुआ और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। उसके बाद के जो खतरे हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि युद्ध में कोई अपना नहीं होता, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा टॉप पे होगा। तो अमेरिका के भी, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी विदेश नीति क्या है? पहली महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिका अपने आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए, अपने सैन्य हितों के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है। कि अमेरिका का आप देखेंगे डियागो गार्सिया एक बड़ा नौसैनिक अड्डा, एक उसका नेवल बेस है, फारस की खाड़ी में बड़ा नौसैनिक अड्डा उसका। इसके अलावा अमेरिका के कई जो ऐसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके सुरक्षा संगठन हैं, जिसमें उसने प्रशांत महासागर के कई देशों को शामिल कर रखा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और फिलीपींस तक। तो यहां पर जिस प्रकार से अमेरिकी रणनीति है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर पर अपना पूरा प्रभाव स्थापित करना, क्योंकि यह कहा गया कि 21वीं शताब्दी और उसके आगे पूरे दुनिया पर उसका शासन होगा जो समुद्र पर शासन करेगा। क्योंकि आज के संदर्भ में जो ग्लोबलाइजेशन आया, भूमंडलीकरण आया, आज समुद्र के द्वारा पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया में ट्रेड एंड कॉमर्स इसके माध्यम से हो रहा है। जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी वही बड़ी सैनिक शक्ति होगा, वही बड़ी राजनीतिक शक्ति होगा। तो अब कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इस पूरे
एशियाई परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। उसके संदर्भ में हमारी सुरक्षा चिंताएं क्या हैं? नंबर 2, चीन का एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में तकनीकी के क्षेत्र में उनकी जो सैन्य शक्ति लगातार आगे बढ़ी है, और उसके बाद उनकी जो आक्रामक विदेश नीति है, अभी हमने गलवान में देखा, हमने अभी हम्बनटोटा के मामले में देखा कि चीन कैसे लगातार बहुत आक्रामक विदेश नीति अपना रहा है। बड़ा खतरा है हमारे लिए, जिसको कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह, इधर कोको आइलैंड म्यांमार का, इसके बाद हम्बनटोटा मालदीव का माले, और इधर पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर बंदरगाह। कैसे चीन हमें लगातार चुनौती दे रहा है पूरे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। दूसरा हमारे लिए बड़ी सुरक्षा की चुनौती है। तीसरी बड़ी सुरक्षा चुनौती है कि पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है, बार बार वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और उनकी जो वहां की धार्मिक शक्तियां हैं, उनकी जो सैन्य शक्तियां हैं, किस प्रकार से उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लगातार प्रभावित कर रही है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अभी तालिबान एक वैधानिक रूप से अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया, और कैसे वो फिर से अफगानिस्तान में एक नई व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आया, और कैसे उसने सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप धारण कर लिया। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आई लगातार। म्यांमार में किस प्रकार से संघर्ष सामने आया, और बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक आर्थिक संकट बना हुआ है। तो जितने दक्षिण एशियाई देश हैं, खासतौर पे जो सार्क के भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें जो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है, उसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बड़े पैमाने पर सामने लाया है। तो केवल यूएस का जो नेवल बेस है, या चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, पाकिस्तान की हमारे प्रति नीति है, वही केवल हमारे लिए सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारे लिए जो सुरक्षा की चिंता है कि दक्षिण एशियाई देशों में जो आर्थिक सामाजिक बड़े पैमाने पर संकट पैदा हो रहा है, वो कैसे राजनीतिक अस्थिरता को, उन्माद को, युद्ध को और ऐसे संकटों को बढ़ावा दे रहा है। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि आज पूरे दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, कि कैसे नई नई तकनीकी आ रही है, नए नए सबमरीन आ रही हैं, ऐसी मिसाइल्स आ रही हैं, ऐसे टैंक और हथियार आ रहे हैं। और इससे बड़ी चीज है कि अभी पूरी लड़ाई अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है, और जो स्पेस वॉर की बात आ रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पक्ष है कि आज कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए केवल अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आज हम इससे आगे बढ़ करके, और जो साइबर वार आ गया है, अभी आपने देखा पूरी दुनिया में कोविड का संकट आया, और कैसे कुछ देशों ने, जिनके ऊपर आरोप लगा और उसमें काफी सच्चाई भी है, कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आएगा कि कैसे ये पूरी दुनिया में फैला, और उसने पूरी दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। तो खतरे कई अलग अलग प्रकार के हैं भारतीय सेना के सामने, चाहे वो तकनीकी की बात हो, चाहे अलग अलग देशों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संकट की बात हो। और इससे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि किसी भी देश की सेना का जो मनोबल है, और हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कैसे डिसीजन ले रही है, और कैसे हमारी सेना उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो अब इस संदर्भ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने खतरे देखे कि खतरा केवल हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में ही नहीं है, बल्कि यह स्पेस तक पहुंच चुका है।
हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक सामाजिक अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर हमारे ऊपर दबाव बनता है। अगला महत्वपूर्ण संकट है तकनीकी लगातार अपग्रेड होती जा रही है, नई नई मिसाइलें आ रही हैं, नए नए प्रकार के हथियार आ रहे हैं, नए नए प्रकार के ऐसे सैटेलाइट आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और उसके साथ साथ अगली जो चीज आई, क्या जो साइबर वार स्टार्ट हो गया है, बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं। तो इस संदर्भ में अब हम देखेंगे कि भारत की ये सुरक्षा चिंताएं हैं और इसके साथ भारतीय सेना उसके लिए कहां तक तैयार है, हमारा उसके लिए क्या दृष्टिकोण है और कैसे हम आज की स्थितियों में उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज देखिए, पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वह है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। और आपने पिछले समय से देखा कि किस प्रकार आज पूरा हमारा राष्ट्र, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हमारा पूरा राष्ट्र इतना एकजुट है कि उसका पूरा प्रभाव हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर दिखता है। लगातार हमारे देश में ऐसी स्थायी सरकारें आईं जिनको हमारे देश के नागरिकों ने पूर्ण बहुमत दिया और वह बहुमत एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक ऐसे पॉलिटिकल विल पावर के रूप में सामने आया कि जहां पर राजनीतिक स्तर पर कोई भी न तो हिचकिचाहट है और न ही कहीं द्वंद्व की स्थिति है। राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से तैयार है, पूरे मनोबल के साथ उसके देश का पूरा समर्थन प्राप्त है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे देश के आर्थिक संसाधन, कैसे देश ने इतने कम समय में बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति किया है। चाहे हमारा टैक्सेशन का सिस्टम, हमारी कर की व्यवस्था हो, देश में जीएसटी आया, कर के नए नए साधन आए, देश का तेजी से आर्थिक विकास हुआ। और जब हमारे संसाधन बढ़ते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारी सेना पर, जो बजट खर्च हो रहा है उसके एलोकेशन में दिखता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई कि कैसे हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने एक ऐसी विदेश नीति बनाई कि कैसे हम अपनी सेना का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह कहा जाता है कि युद्ध इतना आसान विषय नहीं है कि जिसको केवल हम सेना के भरोसे छोड़ दें, उसमें राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारी कूटनीति, जो हम सामने विषय पर चर्चा करते हैं, वह राजनीति होती है, और जो पर्दे के पीछे की राजनीति होती है, बिहाइंड द कर्टेन, उसको हम कूटनीति कहते हैं। तो आज हमारी विदेश नीति और कूटनीति किस प्रकार से बहुत प्रभावी हुई है। अलग अलग मामलों में आप देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा जो प्रभाव बढ़ा है, पूरे दुनिया में हमारी जो महत्वपूर्ण शक्ति है, हमारा जो मैन पावर, ऐसा स्किल्ड मैन पावर, चाहे अमेरिका के सिलिकॉन वैली हो या यूरोप के अलग अलग देश हों, आज हर जगह हमारे ऐसे भारतवंशी, हमारे एनआरआई, हमारे पीआईओ, भारतीय मूल के लोग, अप्रवासी लोग हैं, जो न केवल हमें आर्थिक समर्थन दे रहे हैं बल्कि हमारा मनोबल आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे अलग अलग देशों की राजनीति में वो प्रभाव रखते हैं और भारत के हित में उन्हें मोड़ने का काम करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, एक ऐसी कूटनीति, एक ऐसी विदेश नीति जो पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव स्थापित कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि भारत की रक्षा तैयारियों के संदर्भ में हमारा, आपने देखा, मेक इन इंडिया आया, और कैसे हमने डीआरडीओ, इसरो, हमारे ऐसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसे उन्होंने प्रयास किया कि हम अपने सैनिकों को ज्यादा बेहतर हम हथियार दे सकें, बेहतर उनको इक्विपमेंट्स दे सकें और भविष्य की चुनौतियों के लिए उनको तैयार कर सकें। जहां पर हम अभी रक्षा क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पीछे हैं, उसके लिए हमने ऐसे देशों से बात करना शुरू किया। फ्रांस से हम राफेल ले आए, इजराइल से लगातार कई ऐसी तकनीकी ले आए, और अलग अलग देशों से ऐसी तकनीकी को लाकर के हम लगातार अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। हमारे देश में भी बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और काम लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारतीय सेना की जो तैयारी है
वो केवल युद्ध के स्तर पर नहीं है, वो हमारी विदेश नीति के स्तर पर, हमारी कूटनीति के स्तर पर, हमारे देश के नागरिक जो अलग अलग देशों में हैं, कैसे उन देशों में वो महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और उसके बाद की जो तैयारियां हैं कि हमारी भारतीय सेना का मनोबल, हमारे पास जो कुशल सैनिक, उनका नेतृत्व और उनको कैसे आधुनिकतम और बेहतर हथियार मिल सकते हैं, हमारा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऐसे देशों से ऐसी बेहतर तकनीक को लाने का लगातार प्रयास हो रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, और उन सुरक्षा चुनौतियों का जो केवल प्रत्यक्ष युद्ध से संबंधित नहीं है। भारत के लिए एक बड़ा महान अवसर था कि ऊपर हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ऊपर हिमालय हमारे मुकुट की तरह हमारी हमेशा रक्षा करता था। लेकिन जैसे ही तकनीकी में बदलाव हुआ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आई, ऐसी तकनीकी आई, सबमरीन्स, पनडुब्बियां आ गई, वैसे हमारे लिए संकट पैदा हो गया। तो आज जो ये संकट हैं उनका सामना करने के लिए केवल हम अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि हम कैसे अपनी विदेश नीति के द्वारा, अपने मानव संसाधन के द्वारा और अपने ऐसे राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा इसको लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय सेना जो भी उसके सामने चुनौतियां, चाहे बायोलॉजिकल वेपन्स की बात हो, चाहे आज हैकिंग की बात हो, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आज कहा जाता है कि कोई भी सेना आमने सामने युद्ध से बचने का प्रयास करती है और उसके लिए अप्रत्यक्ष वार, जो प्रॉक्सी वॉर है, जिसका प्रयोग लगातार पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया, उससे हम निपटने के लिए कितना सक्षम हैं। तो अलग अलग क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमारी सेना अपने पूरे मनोबल के साथ, अपने पूरे हथियारों के साथ, अपनी पूरी रणनीति के साथ तैयार है। और हम सभी भारतवासियों को, हम सभी नागरिकों को अपनी सेना का मनोबल लगातार बढ़ाए रखना है और हमें भी ऐसी स्थितियों के लिए लगातार तैयार रखना है कि कैसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।